स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम ने प्रीलिम्स थ्रू MCQs की ये सीरीज को स्टार्ट किया है और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करें। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, हमें बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है। सो ये एक आइडियल टाइम है जहाँ पे आप MCQs की प्रैक्टिस करके अपनी लिमिटेड नॉलेज को कैसे यूज करना है टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस सीरीज की मदद से हम आपको कुछ हैक्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कि आपने भले ही क्वेश्चन में हर चीज ना आती हो, बट फिर भी जितना आता है उसको कैसे यूज करें ताकि आप अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज कर सकें। क्योंकि देखो, अगर पेपर में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, ठीक है, इफ यू नो 35 क्वेश्चंस इन अ वेरी श्योर शॉर्ट वे, और ये सारे के सारे ठीक हो भी जाएं, 70 मार्क्स मिलेंगे। इवन दैट इज नॉट सफिशिएंट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कम से कम 95 प्लस तो मिनिमम चाहिए आपको। बाकी अगर पेपर इजी आ गया तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स लाने हैं, और आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 120 के ऊपर आपने लाना है स्कोर। 120 के ऊपर अगर स्कोर लाना है, इसका मतलब है कि 60 क्वेश्चंस इफेक्टिवली नेगेटिव मार्किंग हटा के, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के इंपैक्ट को इसके बीच में डाल के 60 क्वेश्चंस इफेक्टिवली आपके करेक्ट होने चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो वही हम इस सीरीज में आपके साथ करेंगे। सो आज इसका सेशन 3 है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले 2 सेशंस को आपने देख रखा है। हम पॉलिटी के MCQs को कवर कर रहे हैं, और पहले 2 सेशन में भी हमने पॉलिटी के MCQs को कैसे कवर करना था, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, राइट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आज भी हम अपनी इस सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेशन 3 आपके साथ करने जा रहे हैं। इन सेशंस के PDFs आपको स्टडी IQ के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे भी ऑल्सो आई विल अपलोड दीज MCQs, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, आई एम चंदन शर्मा, राइट, स्टडी IQ का फैकल्टी। एंड इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में आपने मुझे जरूर देख रखा होगा, एंड NCERT में अगर आप एनरोल्ड हैं बैचेस में तो आपने वहां पे भी मुझे जरूर देख रखा होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड भी शेयर करता रहता हूँ। सो यहाँ पे जरूर आप इस चैनल को ज्वाइन करके अपनी प्रीलिम्स और UPSC की ओवरऑल तैयारी में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट्स में जरूर आंसर करना है दोस्तों। इसको आप टेस्ट की तरह कीजिए, राइट, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यू कैन सी द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या था। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बताइए। Q1 लिख के आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन दरअसल पूछ रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है दैट हेड ऑफ कैबिनेट इज हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। अब यहां पे वर्ड आ गया ओनली, तो जब ओनली, ऑलवेज, मस्ट ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, जर्मन शेफर्ड की तरह ना कान ऐसे खड़े हो जाने चाहिए कि यहां पे कुछ ना कुछ लोचा है, और उस लोचे को ढूंढने के लिए रिलेट कीजिए। ठीक है, रिकॉल कीजिए कि पार्लियामेंट के चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? सोचने की बात है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं। अगर कोई इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इवन ही कैन बिकम कैबिनेट मिनिस्टर, बट वो कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। तो जनरली इस केस में राज्यसभा के थ्रू एंट्री मिल जाती है। ठीक है, हम सबको ये पता है। इवन वेस्ट बंगाल, आप जानते हैं कि जो सेंटर में जो सिस्टम फॉलो होता है वही सिस्टम स्टेट असेंबलीज में भी फॉलो किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी हमने देखा था दैट पिछले इलेक्शंस में ममता बनर्जी वो इलेक्शंस दरअसल हार गई थी, बट फिर भी शी बिकेम द चीफ मिनिस्टर, राइट। तो वहां पे भी कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल फॉलो हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट इससे हमारी गलत हो जाती है। अब ऑप्शंस को देखिए, A हट गया, C हट गया, D भी हट गया। ठीक है, तो मान लो अगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन में मान लो कंफ्यूजन है भी, तब भी ऑप्शन B आपका बिल्कुल श्योर शॉर्ट तरीके से करेक्ट निकल रहा है। एंड दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि देखो ध्यान से करोगे ना तो ऐसे आपका आंसर निकल रहा है
तो स्टेटमेंट 2 और 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो यहां पे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आई वांट कि आप स्टेटमेंट 2 और 3 पढ़ो ही ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल यूपीएससी में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, उनको पढ़ने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से पेपर आजकल लेंथी लगना स्टार्ट हो गया प्रीलिम्स का। ठीक है, पहले कोई जमाने होते थे जब ऐसी स्टेटमेंट्स की जगह सिर्फ ऑप्शंस ABCD होती थी, तब आसानी से टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाता था। आजकल 5-5 स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से अगर आप अपना टाइम बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। करेक्ट आंसर बी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम सब जानते हैं कि जब तक वो कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं लोकसभा का, यानी कि उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया जाता, तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। ठीक है, यहां पे ये नहीं लिखा कि ओनली वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए वो फैक्टर अगर कोई आप में से सोच रहा है कि जब टर्म कंप्लीट हो जाती है किसी सरकार की तब भी तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि इसकी बात इस बात में ओनली नहीं डाला हुआ, तो सिर्फ इसी चीज की बात की जा रही है, ये चीज तो ट्रू है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट बन जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है हेड ऑफ कैबिनेट इज द हेड ऑफ स्टेट, ये भी गलत है। हेड ऑफ कैबिनेट कौन है इस वक्त? हेड ऑफ कैबिनेट कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वो है हेड ऑफ द स्टेट। तो यहां पे हेड ऑफ द कैबिनेट इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेटमेंट 3 इस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाती है। तो मान लीजिए कि यहां पे कोई कंफ्यूजन आ रही है या इस पे कुछ डाउट आ रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके की स्मार्टनेस आपने यूज करनी है इन योर एक्चुअल एग्जाम एज वेल। अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये सवाल पूछ रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नेंस इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखी हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए कह रही है that it ensures effective justice delivery to the weaker sections. The B is saying it ensures appropriate division of labor and functional specialization of distinct task. ठीक है, भारी भरकम शब्द यूज कर रखे हैं जो बहुत से लोग शायद सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ते होंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आती हैं, हो सकता है दूसरे ऑप्शन में भी करते हो। सी कह रहा है इट इंश्योर्स नो ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस मिस यूजेस इट्स पावर। डी कह रहे कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस प्रोसेसेस इंश्योर्स स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर किस लिए की जाती है? ताकि आर्बिट्ररीनेस ना आए, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हो। जब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होगा तो डिसीजन कोई बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट नहीं होगी। कंपार्टमेंट्स ऑफ, ये डी ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो आप। चेक्स एंड बैलेंस होने की वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन कोई डिसीजन ले लेता है तो उसके ऊपर चेक लग सकता है। अगर वो गलत डिसीजन है या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है सोसाइटी को, कंट्री को, तो दूसरा ऑर्गन पिक्चर में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, सरकार ने कोई कानून बनाया या कोई रूल रेगुलेशन लगाया, वो जुडिशरी में चैलेंज हो गया तो वो प्रोसेस रुक गया, तो स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। डी बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इट एंश्योर्स नो ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस मिसयूजेस इट्स पावर, यही बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है। बी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है डिस्टिंक्ट टास्क की, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का यहां पे हमारा पर्पस नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिकली मतलब होता है कि सही इंसान को सही टास्क देके एफिशिएंसी को एक तरीके की अचीव करने की कोशिश की जा रही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की वजह से हमने इसको नहीं फॉलो किया। ठीक है, गवर्नेंस में इस वजह से ये फॉलो नहीं करते कि हमें इफेक्टिवनेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, हम बल्कि चाहते हैं कि मिस यूज ना हो, आर्बिट्ररी पावर ना यूज हो। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, और ए और सी को भी देखें तो सी ही बेटर ऑप्शन बनती है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ये मैं बता दूं कि रूल ऑफ लॉ यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है और रिपीटेडली पिछले साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो यूपीएससी में रिपीटेडली रूल ऑफ लॉ के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आने वाले प्रीलिम्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं पर इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सही सॉल्व करना है सबने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन इज सेइंग कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है देयर इज अ लिमिट ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। ठीक है, ये बात सही है। रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज होगा, तो जो पावर की मिसयूज है उसके ऊपर चेक्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो 1 तो आंसर में होना चाहिए, साथ साथ एलिमिनेशन भी शुरू कर दो। बी बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ,
लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रखी है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बीच में जो संबंध है वो मालूम है आपको, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ अगर है, कानून का राज है, तो सभी कानून के सामने इक्वल माने जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा रूल ऑफ लॉ का पार्ट बनेगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, और यहां पे कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा कि इंडिया में, यूके में क्या, ठीक है। यहां पे जनरल बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यहां पे इसका पार्ट बनेगा। थर्ड कह रहा है, ठीक है, 1 और 2 आंसर में आना चाहिए, और ए ऑप्शन में आप यहां पे देख सकते हो कि 1 और 2 इकट्ठे नहीं आ रहे, तो जिस ऑप्शन में 1 2 इकट्ठे नहीं आ रहे वो भी एलिमिनेट कर दो, तो सी और डी बच गया। अब यहां पे देखो सिर्फ थर्ड पॉइंट के ऊपर आपका बनता है, फोर्थ पता है कि आंसर है ही है, ठीक है। ये नहीं भी अगर इसमें कॉन्फिडेंस बन रहा तो ऑप्शंस को देख के मान लो कि दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट कह रही दैट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट, पीपल दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अच्छा, रूल ऑफ लॉ में लोग सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उल्टा होगा? सरकार लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। सरकार जो कानून बनाएगी, जो पॉलिसीज बनाएगी, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ताकि रूल ऑफ लॉ इंश्योर्ड रहे, तो लोगों के हित के अगेंस्ट नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये उल्टी दे रखी है, गलत दे रखी है, कि दरअसल रूल ऑफ लॉ में ये जरूरी नहीं है कि लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट के प्रति तभी रूल ऑफ लॉ इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, बल्कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ को, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे तो डी भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कितने अभी तक करेक्ट हुए, आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस करेक्ट, और चेक रखते रहिए अपने ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा तो आता है, ये तो आप मानेंगे। अब यही मजे को हम अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन सीरीज में हम 10 12 15 एमसीक्यूज इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप डेली 50 एमसीक्यूज को एक डिसिप्लिन्ड तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आपकी तैयारी में बहुत इजाफा ला सकता है, राइट। तो हमने टीम स्टडी आईक्यू ने एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो शुरू हो रही है 30 जनवरी से। यहां पे 90 डेज का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 75 से ज्यादा डिसिप्लिन्ड टेस्ट होंगे, क्योंकि आपको उन्हें डिसिप्लिन्ड तरीके से देना है, ठीक है। पूरा सीधा बैठ के अपने अटेम्प्ट को करना है डेली के डेली, राइट। इसलिए इसका नाम डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट है, राइट। और आप इसको कभी भी ज्वाइन करें, आपको इसके जो पुराने टेस्ट, मान लीजिए 30 जनवरी से स्टार्ट हुए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 30 से पहले पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, डिले ना करो। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे 2 फरवरी को, 3 को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि पुराने टेस्ट आपको मिलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, टेस्ट सारे मिलेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइडेड है आपका शेड्यूल, आपके टेस्ट, और उनको बस डेली के डेली करना आपका कर्तव्य बनता है, राइट। और हमने इसके नाम में डिसिप्लिन इसलिए रखा है ताकि आप भी इसको पढ़ के ना जरा अंदर से डिसिप्लिन लाने की फीलिंग लेके आए, ठीक है। तो 75 से ज्यादा डेली 50 एमसीक्यूज का टेस्ट होता रहेगा आपके, और ऐसी प्रैक्टिस के थ्रू आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ती रहेंगी। इन टेस्ट की रिकॉर्डेड डिस्कशन वीडियोस आपको मिलेंगी, जहां पे ट्रिक्स और कुछ टिप्स जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज की जा सकती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, जो प्रीलिम्स में बहुत फायदा देंगी, ठीक है। प्रीलिम्स में ना जिसका ज्यादा अटेम्प्ट होता है उसी का क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो अटेम्प्ट ज्यादा करने के लिए तिगड़म लगाने पड़ेंगे, ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। वो कैसे लगा सकते हैं, इन वीडियोस में पता लगेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी बेटर रिवीजन के लिए, ताकि आप थोड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस किसी भी क्वेश्चन से बना सकें, उस क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिली जाएगी आपको पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। तो उसको पढ़ के एक टॉपिक को होलिस्टिकली कवर आप कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, राइट। करंट अफेयर्स, डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स भी इसमें कवर हो रहे हैं, तो आपका फायदा है। 16 ऑल इंडिया टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, आपके 16 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो ऑल इंडिया लेवल पे होंगे, और कितने पानी में है आप, इसका आइडिया आपको लगेगा, ताकि टाइमली आप अपनी कोर्स करेक्शन कर सकें, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज। इफ यू यूज द कोड CS Live, आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। 30 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आपको जल्दी ही इसमें एनरोल कर लेना चाहिए, और अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जा रहा है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक्सेप्टेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक्सेप्टेबल है, इसके क्या कारण है? 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बताइए क्या आंसर हो सकता है, कमेंट में लिखिए। व्हाट कैन बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये कह रहा है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन पीपल थ्रू रेफरेंडम। यू पीपल नो व्हाट इज रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब पता है, रेफरेंडम का बेसिकली मतलब होता है कि आम लोग
वोट दे के ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये पर्टिकुलर लॉ हमें मंजूर है या नहीं है। जैसे हम एक नेता चुनते हैं ना जनरल इलेक्शंस में वोट देके, उसी तरह कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब रेफरेंडम देके हमसे पूछा गया था लोगों से कि आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और हमने वोट दिया था। ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बनाया है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकती, डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकती, बी और सी को देख के हमें पता लग रहा है दैट थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बात रह जाती है सेकंड और फोर की। सेकंड और फोर में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रही है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय पॉपुलर लीडर्स, फोर्थ कह रही है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इट हैड लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पार्टीज। अब अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डाइवर्स पार्टीज नहीं थी। इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वही फोर फ्रंट पे थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे, ठीक है। और इसमें टिप्पणी भी की जाती है कि क्योंकि कांग्रेस बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी लोगों को, तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक ही पार्टी द्वारा डोमिनेट की जा रही थी, ठीक है। बट ग्रैनविल ऑस्टिन एक जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है। जब लोग ही एक पार्टी के साथ जुड़ रखे हैं और लोगों की डाइवर्सिटी उस पार्टी में रिप्रेजेंट हो रही है तो एक ऑब्वियसली सिंगल पार्टी ही डोमिनेट करेगी। तो क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेट कर रही थी तो इसलिए डाइवर्स पार्टीज यहां पे लिख रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में बैठे हमारे दिग्गज लोग थे एंड दे कमांडेड पब्लिक रिस्पेक्ट, सो दे वर पॉपुलर लीडर्स, ठीक है। यहां पे पॉपुलर लीडर का ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे वो, बट यस पॉपुलर थे। क्यों थे? क्योंकि उनको इनडायरेक्टली वहां पहुंचाया गया था, और इनडायरेक्टली किन्होंने पहुंचाया था? प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट वैसे भी गलत है। फोर्थ गलत होगी तो आंसर ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन बी ही बनती है, ठीक है। एंड यूपीएससी में ना कई बार कंफ्यूजन आ सकती है आपको, राइट। और आपको पता है यूपीएससी सिर्फ अपनी ही चलाती है, ऐसे रिट विट नहीं डलती उसमें। तो वहां पे आपने हमेशा देखना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या बन रही है। बेस्ट ऑप्शन यहां पे बी बन रही है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है यहां पे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया है। तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कौन से पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के कुछ पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं? प्रीएम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो यहां पे आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि हमें तो नॉलेज होनी चाहिए, हमने तो पढ़े नहीं होंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों यहां पे थोड़ी सी स्मार्टनेस हमने यूज करनी है। ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है तो यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल आपको गिवन है। ह्यूमन राइट्स में सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस की तो बात होगी ही, है ना। ह्यूमन राइट्स है, अगर जस्टिस नहीं है और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है तो काय की ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीज इनके आर्टिकल 28 और 29 में मौजूद है, ठीक है। इनफैक्ट 28 से लेकर 30 तक इन आर्टिकल्स में इस चीज के बारे में कहा जाता है। तो क्योंकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है तो प्रीएम्बल तो डेफिनेटली होना चाहिए इसमें, राइट। इसके बाद यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ बातें लिखी गई हैं कि जैसे एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बातें भी ह्यूमन राइट्स में कह रखी गई हैं, ठीक है। ये बातें ह्यूमन राइट्स के अंदर बता रखी हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड भी हमारे इसका आंसर का पार्ट होना चाहिए। तो हम लॉजिकली हमने सोचना कि ह्यूमन राइट्स में क्या क्या हो सकता है, एक इंसान को एक आजाद जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। उसके बाद उसका जो काम कर रहा है उसका बकाया, उसको जो जस्टिफाइड मींस उसके मिलने चाहिए, जस्टिफाइड उसकी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। तो डीपीएसपी में उसकी बात कर रखी है। इसके बाद यहां पे ना इसके आर्टिकल 29-30 में ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो दे गो हैंड इन हैंड। अगर हमारी किसी के प्रति ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए अगर हमारे किसी के प्रति हम कोई अधिकार मांगते हैं तो उसके प्रति हमारी ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। अगर मम्मी पापा ने हमें आज़ादी दे रखी है तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका नाम खराब ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे फैमिली का नाम बदनाम हो, ठीक है। तो ये राइट्स और ड्यूटीज इकट्ठे चलती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का अंश हमें देखने को मिलता है। तो तीनों ही जगह पे ये मिलता है, इसलिए इसका आंसर डी बन जाएगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, बट फिर भी लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, राइट। तो चलिए, ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। चलिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताइए कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी किस चीज में मदद करती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। ये कह रही है कि पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के दायरे को बढ़ाने में, या फिर डी कह रहा है राजनीतिक स्टेबिलिटी और आर्थिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी काम करती है। यार देखो, देखने में ना सारी ही ऑप्शंस करेक्ट लग रही हैं, लेकिन यहां पे ना थोड़ी इन डेप्थ थिंकिंग की जरूरत थी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये चीज तो सही है, ब्यूरोक्रेसी पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में काम आती है, ये हमें मालूम है। ब्यूरोक्रेसी, आपने भी जब आईएएस ऑफिसर बनना है तो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में आपका काम होगा। जो कानून बन के आएंगे सरकार द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, जो बिल और एक्ट्स बन के आएंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवा जाए, ये आप लोगों का काम होगा। तो ए ऑप्शन तो देखो सही लग रही है, लेकिन बाकी भी ठीक लग रही है, तो थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। अब बी ऑप्शन कह रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब मुझे बात बताओ, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेडरल स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको सीजी कह देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है तो इसका मतलब कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के पास ज्यादा पावर है, दूसरे पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके सबऑर्डिनेट जा रहा है, यही मतलब हुआ फेडरल स्ट्रक्चर का, राइट। लेकिन आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज, और उसी के तो दीवाने हैं आप सब। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन आते हैं इसमें? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, ठीक है। ये 2 पेपर सिविल सर्विसेज के थ्रू होते हैं, ये फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर है जिसका प्रीलिम्स आप ही के साथ होगा। अब यहां पे ऑल इंडिया सर्विस में जो आईएएस हैं, इनको ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनकी नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, इनको सर्विस से रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनको बिठाया स्टेट्स में जाता है। स्टेट्स के पास इनको सस्पेंड करने की ताकत है, इनकी ट्रांसफर करने की ताकत है, कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते, ना ट्रेन करते हैं, ठीक है। ट्रेन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करती है, और यही 2 सर्विसेज एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही है, और तभी इनकी वैल्यू है। तो जब ऐसी कोई सर्विसेज, ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो गवर्न करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभा रही है और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी स्ट्रांग होल्ड है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत कैसे कर रही है, सोचने वाली बात है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रिलेशन के बेसिस पे हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। लगता है कि ये स्ट्रेंथन कर रही है, लेकिन क्योंकि सेंटर का ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल है, तो एक्चुअली इट शुड स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन इतना स्ट्रेंथन होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सर्विसेज हो ना, कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी हो कि अगर स्टेट में वो पोस्टेड है तो स्टेट गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहे, राइट, तो वो चीज फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर सकती है। तो ये ऑप्शन इस लॉजिक के बेसिस पे गलत हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रही है दैट वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइड कैसे करेगी, ठीक है। इसके स्कोप को नहीं वाइड कर ली, पार्लियामेंट अपना काम करती जा रही है, उसका स्कोप कैसे बढ़ रहा है? वो काम करेगी, कानून बनाएगी, ठीक है, उस कानून की एग्जीक्यूशन में ब्यूरोक्रेसी आएगी, लेकिन इससे पार्लियामेंट का दायरा नहीं बढ़ रहा ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी उसको लागू कर रही है, स्कोप नहीं बढ़ा रही, दायरा नहीं बढ़ रहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी में कौन? नॉन इलेक्टेड, सेलेक्ट हुए हुए आप जैसे लोग आते हैं, आपने चुनाव थोड़ी ना जीते हैं। तो दायरा तब बढ़ता अगर ब्यूरोक्रेसी भी हमारी इलेक्टेड होती, लेकिन इलेक्टेड तो है नहीं, तो इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्कोप नहीं बढ़ रहा। फिर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये लग तो रहा है ठीक, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ये फैसिलिटेट नहीं करती। इलेक्शंस के होने पर सरकार बदल जाती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ये इंश्योर करती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी से क्या होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, कि आज मान लो एबीसी पार्टी है, कल को बीसीपी पार्टी कोई आ जाती है, तो वहां पे स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, कंटिन्यूटी में चीजें चलती रहती हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी में इंश्योर करती है। तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है, ठीक है। अगेन
थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉजिक के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इफेक्ट्स इट्स सॉवरेनिटी, इंडिया कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, रीजन भी कि कॉमनवेल्थ के अगर हम पार्ट बनते हैं या फिर ब्रिक्स का पार्ट बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनते हैं, इनके पार्ट बनने से हम किसी तरीके से अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर नहीं कर रहे, और ये चीज हम स्टैंडर्ड बुक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में ना ये आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम सोर्स भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस सोर्स से बनाया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कहां से आ रही है। तो एक तरीके से दीज क्वेश्चंस के जो आंसर्स हम बता रहे हैं, दैट वाई दे आर करेक्ट, हमारी डिस्कशन के साथ साथ उस पीडीएफ एक्सप्लेनेशन की मदद से भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं दैट द क्वेश्चंस आर करेक्ट, जो हम बता रहे हैं यहां पे वो सही है। राइट, तो कॉमनवेल्थ नेशन से सॉवरेनिटी कहीं किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं होती। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने अपनी ही मर्जी से इट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, और इसमें यूके को एक्नॉलेज किया था कि हाँ वो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ रहेगा, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। राइट, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से ये डिक्लेरेशन थी कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं कहा रखा, और जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट काम करती है वो इंडिपेंडेंट है इसके। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस नहीं है हमारा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखने में गलत लग सकती है, लेकिन यस, क्योंकि हम सॉवरन हैं तो अगर हम चाहें तो अपना कुछ टेरिटरी का पार्ट किसी फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं। ठीक है, सरकार दे सकती है, बट हाँ पार्लियामेंट में फिर जवाब देना पड़ेगा, और अगर पार्लियामेंट भी मान जाती है तो उन लोगों को फिर जनता को जवाब देना पड़ेगा इलेक्शंस के टाइम पे। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, ऑप्शन यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन कह रहे हैं, अगेन दो स्टेटमेंट्स करेक्ट को आइडेंटिफाई करने हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड सेकंड इज सेइंग फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिफ्लेक्ट्स सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट में लिखिए व्हाट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। कोई बता सकता है व्हाट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? देखिए दो चीजें होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चीज बड़ी गलत है, पॉजिटिव बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म से बेसिकली मतलब यह है कि स्टेट और रिलीजन की सेपरेशन को, इस फिलॉसफी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है कि स्टेट रिलीजन के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी और रिलीजन स्टेट के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। इसका ओरिजिन की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि यूके के टाइम पर, जब यूके में सरकार, खैर अभी भी जब क्वीन या किंग वहां पे बनते हैं तो उधर जो पोप्स होते हैं, ठीक है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, ये उसकी कोरोनेशन करते हैं। तो रिलीजन और सरकार यानी गवर्नमेंट का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस फिलॉसफी को प्रोत्साहित किया गया, प्रमोट किया गया, उसको सेक्युलरिज्म कहा गया। अब इसमें दो तरीके से सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जा सकता है। एक तरीका है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल कोई नाता नहीं रखेंगे, कोई लेना देना नहीं होगा, स्टेट के लिए रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर कोई रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में हैं, उन पर उत्पीड़न हो रहा है या उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वेलफेयर मेजर्स की जरूरत है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, इकोनॉमिक बेसिस पे कर सकती है, लेकिन रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। हज जाने पर या तीर्थ यात्रा करने पर कोई सब्सिडी नहीं देगी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट सभी रिलीजन्स में बराबरी से थोड़ा सा इंटरवीन कर सकती है, हेल्प कर सकती है, वेलफेयर मेजर्स ले सकती है, पिलग्रिमेज के लिए सब्सिडी दे सकती है, लेकिन बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी रिलीजन्स को वो बराबरी से ऐसे ट्रीट करेगी। सो दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नाउ यू पीपल टेल मी कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेगेटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करे? ऑब्वियसली नॉट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है दैट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इट रिफ्लेक्ट्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या आप लोगों को पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब मैं बताने लगा हूं, ये मैं फाउंडेशन बैच में बताता हूं, ऐसे बताता नहीं हूं ट्रिक्स। ठीक है, बट चलो आपके साथ काफी देर से एक रिलेशन बन गया, तो चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स याद हैं? राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में बताया जाता है? नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एक ट्रिक बताता हूं। ये आर्टिकल, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं, ये उसके आर्टिकल्स हैं। अब इसको याद करना है ना, अगर जो याद होना चाहिए,
इंसान की उम्र को आप यूज कर सकते हैं टू मेमोराइज दीज आर्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 14 से 18 ईयर्स की एज में हम सब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वहां यूनिफॉर्म पहनते हैं और स्कूल में चाहे जो भी आपस में हम जो मर्जी फुकरियां मारें बट सभी इक्वल होते हैं, राइट। तो 14 से 18 तक सब इक्वल हैं स्कूल टाइम में, तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक पता लगता है। 19 से 22 साल की उम्र में कॉलेज में होते हैं हम, ठीक है, और कॉलेज में क्या मिलता है? आजादी, ठीक है, पेरेंट्स से थोड़ा सा छुटकारा मिलता है, थोड़ी आजादी मिलती है, कैंटीन वैंटीन में अटेंडेंस की कोई टेंशन नहीं, राइट। तो 19 से 20 तक राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट। कॉलेज में पढ़ने के बाद अब जब ये आजादी इंजॉय कर ली ना, फिर बारी आती है अब एक्सप्लॉयटेशन की, जब हम पहली जॉब लगती है। पहली जॉब में 23 से 24 साल की उम्र में राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उसके अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। नाउ इस एक्सप्लॉयटेशन के बाद ना भगवान में बड़ा विश्वास जाग जाता है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हालात थोड़े सुधारिए। तो 25 से 28 साल की इस एज में भगवान पे विश्वास जाग गया, तो आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। अब भगवान ने कहा कि जब बच्चा एमबीए कर ले, ठीक है, फर्दर स्टडीज कर ले, अपना स्टेटस उठा, तो आर्टिकल अगले 2 साल 29 और 30 की उम्र में हम एमबीए या कुछ हायर एजुकेशन गैदर करेंगे, तो आर्टिकल 29 से 30 आ गई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। या हम हायर डिग्री करते हैं या फिर क्या, कई लोगों की शादियां हो जाती हैं, तो शादी कल्चर का पार्ट है और हायर डिग्री एजुकेशन का पार्ट है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल 32, ठीक है, 32 साल की उम्र आते आते ना जिंदगी की काफी सारी चीजों की रेमेडी मिल जाती है हमें, हम लाइफ को फिगर आउट कर ही लेते हैं, सुधर जाती है जिंदगी। तो आर्टिकल 32 से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इंसान की एज के हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम कहां, रिलीजन कहां आ रहा है? एक्सप्लॉयटेशन के बाद आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिफ्लेक्ट्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रू है। और आर्टिकल्स भी आपको उसका नंबर याद रहना चाहिए, यूपीएससी नंबर ऑफ आर्टिकल का जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी पूछ लेती है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है, नहीं सी होगी, दोनों ही करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम सेक्युलर कैरेक्टर बताता है, ठीक है। अब इस तरीके की चीजें ना, हम साइंटिफिक चीजें हैं, एक अच्छी मेमोराइजेशन टेक्निक है, दीज थिंग्स हम अपने फाउंडेशन कोर्स में ना स्टार्टिंग से ही आदत डलवाते हैं कैंडिडेट्स को, ऐसे मेथड्स को यूज करके अपनी तैयारी को थोड़ा एनहांस करने की, राइट। आप भी इसका फायदा ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स के बहुत एसेंशियल फीचर्स हैं, राइट। जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्लास के, तो सिर्फ फैकल्टी को सुन के उन नोट्स को पढ़ के आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ज्ञानवाणी सेशंस के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी के दौरान, तो उसकी रेजोल्यूशन हो जाती है, ठीक है, डायरेक्शन पता लग जाती है, अप्रोच पता लग जाती है। डेली लाइफ सेशंस होते हैं तो पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाता है टाइमली, ठीक है। और ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑलमोस्ट काफी हद तक जो सिलेबस है 25 नवंबर तक कवर हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप बनाने का, रिवीजन करने का और अपने ऑप्शन को भी प्रिपेयर करने का। सो सही टाइम पे स्टार्ट करने के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। ये बैच हमारा बैच 3 है और इसकी क्लासेस इवनिंग की होंगी, तो जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं या इवन कॉलेज गोइंग लोग हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बड़ा सही टाइम है ये, ठीक है, क्योंकि शाम के टाइम पे आप क्लासेस लगा रहे हैं। मॉर्निंग में फुल टाइम लोगों के लिए काफी रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए टाइम रहेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स शाम में कुछ घंटे इसमें देके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और थोड़ा सा 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा देके इसकी रिवीजन कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये कोर्स 2 साल के लिए वैलिड है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर 2025 में भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। एंड बाय यूजिंग द कोड CS Live आपको इतना महंगा कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे इतने का मिल जाएगा, राइट। सो यू कैन यूज दिस कोड, एनरोल इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन। और ऐसी टेक्निक्स जो है ना यूपीएससी में बहुत काम आती हैं। यही टेक्निक्स प्रीलिम्स में भी बड़ी यूजफुल रहती हैं। तो 2023 में अगर आप में से कोई लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं दैट SIP प्लस प्रोग्राम इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। यहाँ पे होम डिलीवर्ड कंसोलिडेटेड बुकलेट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल सकती हैं एंड डेली डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट इसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा, राइट। एंड और क्या है इसमें, इसमें डेली लाइव सेशंस के थ्रू प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सो दोस्तों 27 जनवरी को इसका 4th बैच, आफ्टरनून बैच जो 3 बजे दोपहर को होता है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो इट्स हाई टाइम, ये पॉसिबिलिटी है कि इस बैच के बाद शायद कोई नया बैच ना आए, क्योंकि अब हाई टाइम है
90 दिन के अंदर रिवीजन हो जाती है इस बैच के अंदर। सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 125 डेज, तो कुछ चीजें तो आपको अपने से भी सेल्फ स्टडी करनी है। तो 125 डेज में से 120 डेज में से अगर 90 डेज आपका इस बैच के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, सो यू स्टिल हैव अराउंड 30 डेज टू डू सेल्फ स्टडी टू ऐड ग्रिप टूवर्ड्स योर सिलेबस, अपने सिलेबस की अच्छी ग्रिप बनाना। तो अगेन इसमें भी आप CS लाइव कोड यूज करके इतने महंगे कोर्स को इस प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है CS लाइव कोड यूज करने पे आपको मिल जाएगा। तो अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आती ना कि किस दिन क्या चीज स्टार्ट करें या ना करें, टाइम टेबल नहीं पता लगता क्या फॉलो करें, इसमें सब कुछ मिलेगा, टाइम टेबल भी मिलेगा। तो हर दिन उठने से पहले आपको पता होगा कि मैंने ये टॉपिक्स करने हैं, इस टॉपिक की मेरी क्लास होगी, क्लास के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मुझे रिवाइज करना है, एंड नेक्स्ट डे क्या न्यू टॉपिक, अगेन फॉर द थर्ड डे, अगेन फॉर द फोर्थ डे। तो ऐसे करते करते आपका कब सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और प्रीलिम्स पूरा फोड़ के आओगे, ठीक है। फोड़ना मतलब क्लियर करके आओगे, राइट। हैविंग सेड दैट, आंसर हमने देख लिया, इसका ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की कंपैरिजन कर रखी है, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और 8 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए 8 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। सो क्वेश्चन 9th यहां पे कह रहा है दैट इन इंडिया ओनली द पार्लियामेंट कैन प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक USA वेयर स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रपोज सच अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये ट्रू है, इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशिएट हो सकती है, स्टेट्स इनिशिएट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी, लेकिन यूएस में सिस्टम अलग है, स्टेट्स वहां पे लाडली हैं, थोड़ी स्टेट्स लाडली हैं, तो वहां पे भी इनिशिएट वो कर सकती हैं। वो फिर जो कांग्रेस है वहां की, यूएस की पार्लियामेंट के भी कांग्रेस और सेनेट होता है, तो वहां पे भेजते हैं वो अपनी एक तरीके की सजेशन की अमेंड करना है, तो एक कन्वेंशन बैठती है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो देखो करेक्ट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है, आप ये भी जानते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं पता, इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले चैप्टर को रिवाइज कर लो, व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, प्लीज पढ़ लो उसको, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है ये पढ़ लो। तो ज्यादातर चीजें तो देखो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज इंडिविजुअली स्पेशल मेजॉरिटी से पास करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोविजन है जो स्टेट्स को भी इंपैक्ट करती है, यानी कि फेडरल प्रोविजंस को इंपैक्ट करती है, तो वहां पे स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है। जैसे कि जीएसटी के केस में भी हमने देखा था कि स्टेट्स के टैक्सेस भी इंपैक्ट होते हैं, तो 50% से ज्यादा स्टेट्स, ठीक है, अगर उसको रेटिफाई कर देती हैं, 50% प्लस 1 स्टेट अगर रेटिफाई कर देती है, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी तो वो बन जाएगा। तो रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स इन यूएसए फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, ये चीज ना इंडिया के केस में है। यूएस के केस में 3/4 3/4 75% स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ता है। तो यहां पे थोड़ा मुश्किल है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, और इसी से हमारा तीसरी स्टेटमेंट पता लगती है, ठीक है। ये कह रहे अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस इज लेस फ्लेक्सिबल देन अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया। तो यस, ये भी ट्रू है। अब देखो पहली स्टेटमेंट जब करेक्ट हुई, हमने तिगड़म भी लगाते रहना साथ साथ, पहली स्टेटमेंट करेक्ट करते ही सी एलिमिनेट कर दो। अब आंसर ए, बी या डी में से हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको ये तो पता होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है और यूएस का सिर्फ 30 बार, 30 के आसपास इसकी अमेंडमेंट हुई है। जिसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि यूएस में सब कुछ परफेक्ट है, यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पता है ट्रू है ही है, राइट। तो 1 तो ट्रू है, थर्ड लॉजिक कॉमन सेंस के बेसिस पे हम ट्रू मान सकते हैं। अब ऑप्शंस देखो 1 और 3 इकट्ठे कहां आ रहे हैं, सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो इस लॉजिक से भी अगर सेकंड स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन है भी, ठीक है, ये फैक्ट इतना कॉमन नहीं है कि आपको पता हो कि 3/4 रेटिफिकेशन चाहिए होती है यूएस में। अगर इसमें डाउट है भी, थर्ड में तो नहीं होना चाहिए। यूएस में एक्चुअली डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे सभी स्टेट्स इकट्ठी हुई थी, उनका कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स के पास पावर है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मुश्किल है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 ज्वाइन कर दो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपसे सवाल पूछ रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। अब आपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में जो संबंध है वो आइडेंटिफाई करना है। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। के राइट्स जो है ना वो बड़े निजी होते हैं, तो निजी होने की वजह से ना सोसाइटी से और ड्यूटी से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई?
मेरा अधिकार, ठीक है, मेरा अधिकार अगर मैं यूज करने पे आ गया, मान लो, ठीक है, वैसे तो मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं, बट लड़ने पे आ गए, ठीक है, तो मेरा अधिकार ना जहां पे किसी की नाक शुरू होगी ना वहां तक है बस। योर राइट एंड्स व्हेन माय नोज स्टार्ट्स, एक बड़ी फनी और फेमस कहावत है। तो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं है राइट्स। राइट्स जो हैं वो सोसाइटी कलेक्टिवली एक तरीके से सोसाइटी के साथ लिंक्ड हैं। सभी को राइट्स मिलेंगे तभी तो सोसाइटी ठीक से चल पाएगी। सिर्फ एक इंसान को राइट दे दिया लेकिन सोसाइटी में राइट्स नहीं है, क्या फायदा उसका, राइट। और क्योंकि सोसाइटी के साथ इनका संबंध है तो हमें राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सुकून से रात को सो सकूं टाइमली और जाग जाऊं सुबह टाइमली, तो अगर मैं सुकून चाहता हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरों को परेशान ना करूं, ऊंचा ऊंचा डीजे ना बजाना शुरू कर दूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी कह रहे राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ सिटीजंस। अब बी का जो हमने लॉजिक यूज किया उसी लॉजिक को सी ऑप्शन में यूज कर दो। अगर राइट्स हैं हमारे पास लेकिन हमारे पास ड्यूटीज नहीं है, पर्सनालिटी ऐसे कैसे डेवलप होगी? राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज होंगी अगर हमारी, ठीक है। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, वहां पे इंप्रूविंग या एनहांसिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जाती है। तो राइट्स हमें हेल्प करती हैं और ड्यूटीज भी हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए राइट्स और ड्यूटीज दोनों चाहिए, ठीक है। जैसे आपके लिए पढ़ाई करना, हम आपको अच्छा पढ़ाएं, ये आपका राइट है, ठीक है। लेकिन फिर जब हम आपका टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना ये आपकी ड्यूटी रहेगी। तो राइट्स ड्यूटीज ऐसे इकट्ठे चलती हैं। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ऐसा भी नहीं है। ये किसने कहा? अगर सिर्फ ड्यूटीज ही होंगी किसी सिटीजन्स के पास, राइट्स उनके है ही नहीं, स्टेट ऐसे तो स्टेबल नहीं होगी। अगर सबके पास अधिकार हैं, पूरी सोसाइटी में अधिकार हैं, सब लोग समान तरीके से चलेंगे, राइट्स की वजह से सरकार के ऊपर भी शिकंजा थोड़ा रहेगा, लिमिटेशंस रहेंगी, तभी स्टेबिलिटी रहेगी स्टेट में। ऐसे नहीं तो आर्बिट्ररी पावर हो सकती है, मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, ये आंसर भी नहीं होगा। तो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। और इसको अगर याद रखना है तो मैं वही ये एग्जांपल देख लो कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा ये आपका अधिकार है, लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग करके अपना उत्थान करना, अपने परिवार का उत्थान करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये चीज मन में छाप लो, ठीक है, बहुत आगे जाओगे और इस क्वेश्चन को आंसर भी इस बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। सो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, किस पे लगाते हैं ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे सिर्फ लगती है लिमिटेशन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे लगती है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों पे लगती हैं या किसी पे भी नहीं लगती? सोचिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ध्यान से, आराम से, इसको आंसर आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और अभी तक 10 में से कितने करेक्ट हैं ये बताइए। देखिए दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये जस्टिशिएबल नेचर के नहीं है। तो लिमिटेशंस ये किसी पे भी नहीं लगाते, ये बेसिकली ना गाइडलाइंस हैं। इसका नाम ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव मतलब हम आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, दिशा प्रदान कर रहे हैं हम आपको कि किस तरीके की नीतियां बनाकर एक स्टेट वेलफेयर स्टेट बन सकती है, लोगों का भला कर सकती है। तो लिमिटेशंस कहीं से नहीं है, रादर फंडामेंटल राइट्स जो कुछ लिमिटेशंस डालती है सरकार पे, डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में वो लिमिटेशंस कई बार हट जाती हैं। तो डीपीएसपी ये ना ही लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे कोई लिमिटेशन लगाती है, ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे लिमिटेशंस लगाती है। अगर यहां पे फंडामेंटल राइट्स होता तब कहानी उल्टी होनी थी, उलट होनी थी। आई होप यहां पे इस क्वेश्चन में जल्दबाजी के चक्कर में आपने इसको गलत नहीं सॉल्व कर रखा होगा, और ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो अब आपका काम है कि डेली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसमें 3 टैग रूल जरूर यूज करें, ठीक है। 3 टैग रूल से मेरा मतलब है आप हमेशा देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपके श्योर शॉट आपको लगता था कि ये मेरे ठीक होने चाहिए और वो ठीक भी हैं। अब उसमें आपने देखना है कि जो लॉजिक आपने यूज किया था क्या वो लॉजिक सही है। अगर लॉजिक सही है तो वेरी गुड, थम्स अप, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉजिक गलत था तो उस क्वेश्चन का जो सही लॉजिक था वो आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर दोबारा आ जाए तो तब आप गलती ना करें। अगर आपका क्वेश्चन गलत था, यहां पे तो ऑब्वियसली आपके थॉट प्रोसेस ने कुछ गलत किया, तभी आपको श्योर शॉट लग रहा था, लेकिन वो गलत हो गया आंसर। तो वहां पे अब आप देखिए कि सही लॉजिक या सही थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। क्या मेरी इंफॉर्मेशन में कमी थी, या मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, या ऑप्शंस को मैं समझ नहीं पाया, ये समझना जरूरी है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन
इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चंस एक आधा हो सकता है, बट फिर भी जो श्योर शॉट हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में भी अगर 35 क्वेश्चन आपको सही तरीके से आते हैं, श्योर शॉट आते हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि 35 के 35 करेक्ट हो, 70 नंबर सिक्योर कर लो। लेकिन हमने थोड़े गेसेस भी लगाने हैं। अब गेसेस में जो सही होते हैं आपके, उसमें देखो कि क्या इसका थॉट प्रोसेस सही था आपका, जो एलिमिनेट किया, या आपको लगा कि इन दोनों में से आंसर हो सकता है, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब उसमें अगर आपका लॉजिक सही था और सही आंसर निकला, एक्सीलेंट। ये एक्सरसाइज आपकी डेली की डेली जो है ना, आपके गेसिंग पावर को इनहांस करेगी, और फाइनल पेपर में यही चीज आपको क्रॉस करवाएगी वो कट ऑफ को, ठीक है। तो सिलेक्शन इसी से होगी, प्री में क्वालिफिकेशन इसी से होगी। फिर आप देखिए जो गलत हुए उसमें थॉट प्रोसेस में कहां कमी थी, और जो सही हुए कोई ऐसे थे कि बेसिकली थॉट प्रोसेस तो गलत था पर फिर भी सही हो गया, तो वहां पे थॉट प्रोसेस करेक्ट कर देना है। गलत क्वेश्चन में तो थॉट प्रोसेस गलत हो ही सकता है, तो उसको समझो कैसे ठीक हो सकता था। तो ये आपका फर्स्ट टैग, ये सेकंड टैग, दिस इज टैग 1, दिस इज टैग 2। थर्ड टैग है आपका ये कि जिसके बारे में हवा ही नहीं थी कोई, ठीक है। तो अब आपने ये समझना है कि चलो ऐसे क्वेश्चंस ना आते हैं, 10-12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है। तभी 92 अटेम्प्ट अगर है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, अगर मॉडरेट सा पेपर है तो ठीक है, बुरा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बिल्कुल ही हवा नहीं है, तो अगर तो वो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ नहीं भी मुझे आता, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, और इसकी कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे आना चाहिए था, तब उसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल चीजें आप पढ़ लीजिए। तभी हमारा जो डीबीटी का प्रोग्राम है उसमें जो पीडीएफ मिलेगा, उसमें कुछ एडिशनल चीजें हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के अंदर, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा कि इस तरीके की चीजें, अगर आपको किसी चीज की हवा ही नहीं थी, तो पीडीएफ को पढ़ के आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और ये एनालिसिस अपना डेली के डेली, जब 50 एमसीक्यूज दोगे तो इस एनालिसिस को डेली के डेली करने से गेसिंग पावर बढ़ेगी। एंड एक हार्श रियलिटी यही है कि श्योर शॉट क्वेश्चन, इवन जो टॉपर्स होते हैं प्रीलिम्स में श्योर शॉट, उनको भी लगभग 30-35 ही आते हैं। इट इज देयर अगला ये तुक्के वाला अटेम्प्ट, स्मार्ट गेस, ठीक है। मैं तुक्का बोल के इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता, इसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन स्मार्ट गेस वाला अटेम्प्ट जो है ना, वही प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता है। और जो इस आयरन गेट को, प्रीलिम्स को यूपीएससी का आयरन गेट कहा जाता है, जो इसको क्वालिफाई कर पाता है और जो नहीं कर पाता, उसमें यही डिफरेंस है कि स्मार्ट गेस करने की कैपेबिलिटी जिसमें है वो मेंस लिखता है, जिसमें नहीं है वो नहीं लिखता। तो ये चीज एक आर्ट है, कला है, प्रैक्टिस से ये डेवलप की जा सकती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, टेस्ट सीरीज का फायदा लेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत सी हैं और इसका फायदा लिया जा सकता है। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से नाउ। और काफी समय हो गया, तो इस सेशन को अब यहां पे हम समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे अब अगले सेशन में मिलेंगे, राइट। सो टिल देन अपना एनालिसिस करते रहिए, कोर्स करेक्शन करते रहिए। मैं ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके जो एफर्ट्स जो आप लगा रहे हैं, उन एफर्ट्स में ईश्वर की भी शक्ति जुड़ जाए और अल्टीमेटली आपका एग्जाम ये क्रैक हो। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।